जुनूनी इश्क पार्ट 8। अब उसे घर अकेले ही जाना पड़ता है और ऊपर से बारिश तेज होती जा रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात गई हो। भीगने के कारण अद्विका वहां खड़ी खड़ी कांप रही थी कि तभी उसके कान में एक सर्द आवाज पड़ती है। इस बारिश में ही खड़े रहना है या फिर घर भी चलना है। ये सर्द और तंज भरी आवाज किसी और की नहीं बल्कि रुद्र की थी, जो गुस्से से घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है। ठंड लगने के कारण अद्विका का पूरा बदन कांप रहा था, जिससे उसके होंठ भी हल्के हल्के कंपकपा रहे थे। वह अपनी पलकें उठाकर सामने देखती है, जहां उसकी आंखें रुद्र की दो जोड़ी नीली आंखों से लड़ जाती है। अद्विका जैसे ही अपने सामने रुद्र को देखती है और रोते हुए जाकर सीधे रुद्र के सीने से लग जाती है। अद्विका के क्वेश्चन के लिए रुद्र बिल्कुल भी रेडी नहीं था, जिससे वह अपनी आंखें छोटी कर अपने सीने से लिपटी उस छोटी सी आकृति को देखता है और जो अपने छोटे छोटे हाथों को रुद्र से अगल बगल लपटे हुए रोई जा रही थी। उसे ऐसे ही रोता देख रुद्र हल्के से उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए उसे चुप करते हुए कहता है, डोंट क्राई, सब ठीक है। पर अद्विका के आंसू नहीं रुकते। वह और भी ज्यादा रुद्र के कहने पर और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। अद्विका के ऐसे रोने की वजह से रुद्र को एहसास होता है, तो वह अपनी आंखें कस के बंद करते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है। वह खुद पर ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी उसे अद्विका का किसी और के गले लगना और हंस हंस के बातें करना याद आता है, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से एक बार सर्द और लाल हो जाती है और वहां का माहौल एक बार फिर से डरावना हो जाता है। बिजलियां फिर से एक बार कड़कने लगती हैं और बारिश और तेज गिरने लगती है, जिस पर अद्विका के भी हाथ रुद्र के पेट पर कस जाते हैं और वह उसे और ज्यादा कस के पकड़ लेती है और छोड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं होती। रुद्र भी अद्विका को खुद से दूर नहीं करता। उसे वह ऐसे ही लिपटे हुए किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोदी में उठा लेता है, जिस वजह से अद्विका के पैर रुद्र के अगल बगल हो जाते हैं और उसका हाथ रुद्र के गले पर। रुद्र अद्विका को ऐसे ही अपनी गोद में उठाए अपने कार में और बढ़ जाता है। वहीं बाकी वहां खड़े लोग जो खुद को बारिश और बिजली से बचा रहे थे, उनकी नज़र बस रुद्र और अद्विका पर पड़ती है, तो वह उन दोनों को ही देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रुद्र उनकी ओर देखता है, तो मानो जैसे सबकी सिट्टी पुट्टी गुल हो गई और सबको सांप सूंघ गया हो। सबका चेहरा ठंडा और काला पड़ जाता है और वह ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वह अपने होश में ही नहीं हो। उधर रुद्र भी अद्विका को ऐसे ही अपनी गोद में लिए हुए कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अद्विका जो अभी भी रो रही थी, उसका रोना बंद नहीं होता। रुद्र जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलता है, वैसे ही अद्विका भी अपने मुंह रुद्र के गले से निकाल कर रुद्र को देखने लगती है। इतनी करीब से पहली बार अद्विका रुद्र को देख रही थी, जहां उसका साफ सुथरा चेहरा बिल्कुल बेदाग दिख रहा था। उसके पल, गुलाबी होठ, ऊपर से उसकी तीखी नाक और उसकी आंखें सचमुच उसके हंटर की जैसी थी। अद्विका एक रुद्र को देख रही थी, वहीं रुद्र बिना किसी भाव के आगे देखते हुए कार ड्राइविंग कर रहा था कि तभी अचानक ही अद्विका अपने होठ रुद्र के होठों की ओर बढ़ा देती है और अद्विका रुद्र के होठों को छू पाती है, जिससे पहले की कार में एक जोरदार ब्रेक लगता है और कार एक पेड़ से टकराते हुए बच जाती है। कार में लगे अचानक ब्रेक से अद्विका होश में आती है और उसे जैसे ही एहसास होता है कि वह क्या करने जा रही थी, उसकी आंखें फौरन से बहुत डर के कारण नीचे झुक जाती हैं। वह रुद्र से गुस्से में घूर रहा था, मानो आज किसी दुश्मनी हो।
अद्विका को ऐसे ही रुद्र को खुद को गुस्से से घूरना महसूस होता है। उसकी धड़कनें तेज और सांसें भर हो जाती है। वह धीरे से खुद को रुद्र की गोद से उठाने की कोशिश करती है कि रुद्र उसकी कमर को पकड़कर उसे गुस्से में और जोर से खुद से चिपका लेता है। रुद्र के ऐसे करने पर अद्विका का डर और घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो वह अभी कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, वह भी रुद्र को किस करने जा रही थी, और ऊपर से वह रुद्र भी अभी गोद में बैठी है, वह भी कितनी अजीब पोजीशन में। अद्विका चुपचाप से अपने सर नीचे झुकाए बैठी थी। वह तभी रुद्र उसके बालों से पकड़कर उसके सर को पीछे करता है और फिर अपने दांत पीसते हुए कड़क आवाज में कहता है, किसके गले लग रही थी। अद्विका रुद्र की इस आवाज से और बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि रुद्र का आवाज बहुत ज्यादा कड़क और भारी था, मानो वह कोई ना कोई बोल रहा हो। ऊपर से रुद्र ने अद्विका के बालों को बहुत कस के अपने हाथों में पकड़ रखा था, लेकिन अद्विका का डर तो बस ज्यादा बढ़ जा रहा था। जब वह हल्के से अपने आंसू को खोल के रुद्र की ओर देखती है, जहां उसकी आंखें इस वक्त नीली नहीं काली हो चुकी थी। अद्विका जैसे ही यह नोटिस करती है कि रुद्र की आंखें नीली नहीं काली हो चुकी है, उसकी आंखें डर के मारे और ज्यादा फैल जाती है, जिस पर रुद्र भी पकड़ भी अद्विका के बालों पर और ज्यादा कस जाती है, और वह उसे फिर से एक बार अपने दांत पीसते हुए कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ मिस अवस्थी, जवाब दो। अद्विका डर और ठंड से कांपती हुई अपना सर नाम हिलाते हुए धीरे से कहती है, सर वह अनु। अद्विका इतना कहने ही पाई थी कि तभी रुद्र का हाथ अद्विका के बालों की ओर ज्यादा कस जाता है, जिस वजह से अद्विका की आंखें बंद हो जाती है और आंसू से 2 बूंद आंसू आ जाते हैं। पर रुद्र उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वह उसके सर को पीछे करते हुए वह अपने दूसरे हाथ से अद्विका के जबड़े को पकड़ते हुए कहता है, हु इज अनु। अद्विका अपने जबड़े को इस तरह हिलाते हुए कहती है, अनु मतलब अनुराग भैया। रुद्र के कान में जैसे ही भैया शब्द आता है, उसकी कड़क पकड़ अद्विका से जबड़े से और बालों से थोड़ी हल्की हो जाती है, पर वह भी छोड़ता नहीं। वह उस पर इस तरीके से पकड़ रखा था। वह अद्विका रुद्र को इस बेरहम को देखकर अपनी आंख बंद कर लेती है। अवस्थी हाउस 3 मिनट बाद धीरे धीरे अद्विका की आंखें खुलती है। जहां अद्विका की आंखें खुलती है, सबसे पहले अपनी बंगले में बैठी अपनी माँ को देखती है। अद्विका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जहां पर रोती दिव्या जी के गले लग जाती है। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम घर पर हो अपनी माँ के पास, तुम शांत हो जाओ। दिव्या जी अद्विका के बालों को सहलाते हुए उसे चुप करने लगती है। वहीं अद्विका की दूसरी तरफ खड़े उसके दादाजी परेशानी में उसे देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद अद्विका को चुप कराया जाता है, लेकिन अभी भी वह सिसक कर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी ओमकार जी टीवी ऑन करते हैं, जहां टीवी स्क्रीन पर आज शहर के हुए नरसंहार को दिखाया जाता है। जहां ब्रेकिंग न्यूज थी, अनजान लोगों द्वारा शहर में लोगों का अचानक हमला। टीवी स्क्रीन पर फोटो साफ तो नहीं दिख रही थी, पर कुछ ब्लर फोटो दिखाई पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि हद पर अत्याचार किया गया है, लोगों को मारा गया है, वह भी सड़क पर। सिटी के सामने ओमकार जी के अलावा दिव्या जी और अद्विका भी बैठी थी। टीवी स्क्रीन को देखते हुए अद्विका जी कहती हैं, सही में धरती पर पाप बढ़ गया है, लोगों ने इंसानियत तो बची ही नहीं है। अगर आज मिस्टर डेनियल नहीं होते तो मेरी बच्चे का क्या होता। इतना कहकर वह अद्विका की ओर देखते हैं, जहां अद्विका की आंखें हल्की नम हो जाती है। अपनी माँ की बात पर अद्विका बड़ी हैरानी से दिव्या जी की ओर देखती है और याद करने की कोशिश करती है कि आज उसके साथ हुआ क्या था, पर उसे कुछ याद नहीं आता सिवाय एक बात, आज अचानक से मौसम खराब हुआ था और उसने
बस छूट गई थी और अपने प्रोफेसर के साथ उसकी कार में थी। अद्विका बहुत कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसके प्रोफेसर ने उसे बचाया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। पर उसके बावजूद भी उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी कि उसके प्रोफेसर ने उसे बचाया था। पर अब कब और क्यों उसे कुछ याद नहीं था। रात का वक्त, डिनर के बाद अद्विका अपने कमरे में अपनी चॉकलेट वाली मिल्क एंजॉय कर रही थी कि तभी उसकी आंखें चमक जाती है और अपनी चुटकी बजाती हुई उसे कहती है, याद नहीं तो क्या हुआ, एक थैंक यू तो बनता है ना अपने हैंडसम प्रोफेसर के लिए। इतना कहकर वह अपने मिल्क चॉकलेट को लिए रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोलकर बाहर की तरफ देखती है, जहाँ मैदान पूरा साफ नजर आता है। तभी इसका फ़ायदा उठाकर अपने दबे पांव से घर के बाहर निकलने की कामयाब हो जाती है। पर अब उसके लिए नहीं थी कि यूं अब अपने प्रोफेसर के रूम में कैसे पहुंचे, क्योंकि गेट पर बैठे चौकीदार पहरा दे रहा था, जगा रहा था। हाँ, देर रात होकर कुछ बोला तो क्यों, रात का फ़ायदा उठाकर चौकीदार भी नींद ले लिया करता था। पर तभी रात होने की शुरू थी। अद्विका के लिए अभी यह मुश्किल वाला काम था, लेकिन कुछ तरकीब लगाते हुए वह एक पत्थर को उठाकर उसके साइड में फेंक देती है, जिसकी तरफ चौकीदार उठकर चला जाता है। और बस इसी का फ़ायदा उठाकर अद्विका झट से रुद्र के कमरे की ओर बढ़ जाती है। पर अंदर दरवाजे को देखकर अपनी डर को संभालते हुए हल्का सा 2 बार दरवाजे को नॉक करती है, ताकि जोर से आवाज़ ना हो। पर दरवाजे को हाथ लगाए ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाज़ा नॉक न होने पर अद्विका को यह थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसे इस वक्त कमरे के अंदर जाना था, इसीलिए ज़्यादा नहीं सोचा, पर रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह रूम के अंदर जाती है, कोई उसकी कमर पकड़ लेता है। जैसे ही अद्विका को अपनी कमर पर जकड़न महसूस होती है, वैसे ही उसके शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है और शरीर जो बची कुची गर्मी थी वह भी शांत हो चुकी थी। वह कोई और नहीं रुद्र था, जो अद्विका को कमर पकड़कर दीवार से लगा के खड़ा हो जाता है। अद्विका को भी समझने और पहचानने देर नहीं लगती, यह कोई और नहीं उसका हैंडसम प्रोफेसर है। पर इस वक्त वह रुद्र की छुपन में खुद को पिघलाता हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए इतनी ठंडी होने के बावजूद भी और शरीर ठंडा पड़ जाने के बावजूद भी उसके कान गर्म होते महसूस हो रहे थे। वह ना तो हिल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वहीं रुद्र भी अद्विका को इस एहसास को अच्छे से समझ पा रहा था। वह कुछ देर तक अद्विका को ऐसे ही उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ रखा, फिर उसे खड़ा करते हुए अपनी कूल वाइब में कहता है, आपने इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? रुद्र के ऐसे पूछने पर अद्विका को होश आता है। वह अपनी नज़र इधर उधर फेरते हुए कहलाकर हुई जवाब जुबानी को हिलाती है, वह सर, मैं अद्विका जिससे ज़्यादा कुछ बोल पाती। वह अपने हाथ में ली हुई चॉकलेट मिल्क को रुद्र के आगे कर देती है, जिस पर रुद्र अद्विका को अपनी आंखें छोटी कर देखता है। सर थैंक यू, मतलब वह आपके लिए। रुद्र भले ही मन की बात समझ लेता है, बस सुन पाता तो इस वक्त जो अद्विका के मन में चल रहा था उसे सुनकर समझकर रुद्र की भी कंफ्यूज हो जाता है। आखिर इस लड़की के मन में चल क्या रहा है, और यह मुझे थैंक यू और इस चॉकलेट मिल्क को देखकर कहना चाहती है। वह भी उस बात के लिए जो उसे ना तो याद है और ना ही कुछ पता। अद्विका रुद्र के आगे मिल्क चॉकलेट वाला ग्लास आगे बढ़ा देकर उम्मीद से उसकी ओर देखती है। रुद्र उसे भावना ही चेहरा के साथ देख रहा था और फिर वह साइड हटाते हुए अपने कड़क आवाज में कहता है, जहाँ तक मुझे पता है ये चॉकलेट मिल्क आपके लिए है और आपको ये पसंद है, तो ये आपको पीना चाहिए ना।
और बात रही मेरी, तो मुझे ना ही पसंद है और ना ही मुझ पीता हूँ, तो इससे अच्छा है कि इसे आप ही लीजिए और रात हो चुकी है, जाकर सो जाइए, सुबह कॉलेज भी जाना है। रुद्र की बात पर अद्विका का मुंह बन जाता है। वह अपने लोअर लिप को बाहर की ओर निकालते हुए अपने हाथ से लिए हुए चॉकलेट मिल्क ग्लास को रुद्र के पीछे पीछे जाकर उसके आगे खड़ी हो जाती है, जिस पर रुद्र अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अद्विका को सवालिया नजर से देखता है, मानो उसे उस आंख से इशारा करके पूछ रहा है कि क्या है, जिस पर अद्विका अपनी मासूम सी आवाज में कहती है, वह आपके लिए मेरी जान बचाई ना। अद्विका की बात पर रुद्र अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए कहता है, ओ ऐसा है क्या, जिस पर अद्विका अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए, तभी उसके दिमाग में कुछ खटता है। वह झट से रुद्र की ओर देखते हुए अपने सवाल कर देती है कि सर, आपने घर में इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, जैसे बाकी जगह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे ही बर्फ गिर रही हो। अद्विका के ऐसे पूछने पर रुद्र को गलती का एहसास होता है और वह अपनी आंखों को छोटी कस के बंद करते हुए अपनी मुट्ठी भी कसकर और गहरी सांस छोड़ते हुए बड़े नॉर्मल तरीके से कहता है कि ऐसा नहीं है, वह एक्चुअली गलती से मुझसे फ्रिज का दरवाज़ा खुला छूट रहा था। इतना कहकर रुद्र अंदर की तरफ चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वह बाहर आ जाता है। इससे उसके आते ही धीरे धीरे रूम नॉर्मल होने लगता है, पर अद्विका अभी भी अपने हाथ में चॉकलेट मिल्क ग्लास को लिए खड़ी थी रुद्र को देने के लिए। पर अद्विका को कौन समझाए कि रुद्र उसे नहीं पी सकता। रुद्र एक नज़र अद्विका की ओर उसके हाथ में लिए हुए इस ग्लास को देखता है और वह ग्लास सांस छोड़ते हुए वहीं रख एक चेयर पर जाकर उसके एक पैर पर पैर दूसरे चढ़ाकर बैठ जाता है और आप मुझसे थैंक यू कहना चाहती हैं, जिस पर अद्विका अपने सर को फिर एक बार जल्दी जल्दी में हाँ में हिला देती है। उसे ऐसा हाँ में अपना सर हिलाते हुए देख रुद्र अपनी और उंगली से अपनी ओर आने को इशारा करता है, जिस पर अद्विका भी अपने कदम रुद्र की ओर बढ़ा देती है और अपने सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रुद्र अद्विका को एक नज़र ऊपर से नीचे की ओर देखता है और फिर उसकी ओर अपने हाथ बढ़ा देता है और अगले ही पल अद्विका का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अद्विका जैसे ही खुद को रुद्र की गोद में महसूस करती है, वैसे ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रुद्र को देखकर जा रही थी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे, जहाँ तक कि दोनों के नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे कि तभी रुद्र अद्विका के होठों पर अपने गर्म सांस लेते हुए कहता है, थैंक यू ही कहना है तो और भी तरीके हैं इसके, यू नो वॉट आई मीन। इतना कहकर वह अपने अंगूठे से अद्विका के होठों को रब करने लगता है और बस क्या था, अद्विका की नज़र गर्म शर्म से नीचे झुक जाती है और रुद्र अद्विका के होठों पर झुक जाता है। रुद्र धीरे धीरे उसके आगे बढ़ते हुए अद्विका के होठों को हल्के से छू लेता है। रुद्र को अद्विका के होठों को छूने से ही दोनों के शरीर में करंट सा महसूस होता है, जिससे अद्विका थोड़ा दूर हो जाती है। वहीं रुद्र उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि वह गिरे ना। रुद्र के होठों से एहसास से अद्विका अंदर तक हिल जाती है। वहीं रुद्र को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है, पर वह अपने आप को नॉर्मल दिखाता है। वह अपने चेहरे पर एहसास की तरह शक्ति लाए हुए एक टक अद्विका को ही देखे जा रहा था। अद्विका इस वक्त पूरी तरह से रुद्र की नीली आंखों में खो जाती है। उसे एहसास नहीं होता कि वह फिर एक बार अनजाने में ही रुद्र की ओर अपने चेहरे को बढ़ा देती है। तभी रुद्र कड़क आवाज़ में कहता है, मेरे ख्याल में इतना थैंक यू ठीक है, इससे आगे का थैंक यू ठीक नहीं होगा। अद्विका का रुद्र की बात पर अजीब एहसास होता है, तभी अपने आप से जग जाती है और खुद को रुद्र के बाजू से निकालते हुए सही से खड़ी होकर कहती है, सीधे अपने रूम की ओर दौड़ने लगती है। वह उसे ऐसे भागते देख रुद्र के
होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे खुद को रोकना होगा, नहीं तो वह मेरी शिकार हो जाएगी। इतना कहकर अपने रूम में वापस एक बार नज़र घूरता है तो एक बार पहले की तरह ठंड हो। वह हल्की हल्की बर्फ सी जमने पर रूम के साथ हवाएं भी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अद्विका जाकर सीधे अपने रूम के बेड पर अपने मुंह के बल गिर जाती है और अपने हाथ जो मिल्क चॉकलेट भी गिर जाता है। उस वक्त उसके सांसें तेज और धड़कने के साथ तेज हो रही थी। वह अपने सीने पर हाथ रखती हुई खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और कुछ देर पहले उसके बीच हुए घटना को याद कर रही थी। उसके हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चले जाते हैं, जिस पर उसकी अंगुलियां टच करती हुए हल्की सी मुस्कुरा देती है और ऐसे ही मुस्कुराते हुए उनकी आंखें बंद हो जाती है और वह एक गहरी नींद में गोश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में एक चेयर पर एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। रुद्र का टेम्परेचर अब पहले से ज्यादा गिर रहा था, ठंड ज्यादा बढ़ गई थी। तभी उस कमरे में एक एक करके बहुत सारे वैम्पायर आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले विराट था, जो सबसे आगे खड़ा था। वह अपना सर झुकाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, सर, शहर में जो नरसंहार हुआ है उसके पीछे जरूर उसी ईशा के वैम्पायर थे। वह तो नहीं रह पर उसके वह बेकार वैम्पायर लोगों के बीच अपना आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उससे डरे, उनके आगे अपना सर झुकाएं। और आज जो भी हमला हुआ उसका कारण बस वही नहीं, मुझ पर एक हमारी वैम्पायर ने बताया है कि वह लोग हमला मिस अद्विका पर ही करने वाले थे, पर अच्छा हुआ आपने उसके हाथ नहीं तो। वह इतना कहते कहते रुक जाता है। तभी रुद्र अपने बंद की आंखों को खोलकर सामने देखता है, जहां बहुत सारे वैम्पायर आकर खड़े हो गए थे और सब ने अपने सर एक एक करके झुकाए हुए थे। वह उन सब के अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम सब पहले उन वैम्पायर पर नजर रखोगे जो उस मरी हुई ईशा के लिए काम करते हैं। और हाँ, ध्यान रखें, अभी भी तुम लोगों पर किसी को शक ना हो, यहाँ तक कि उन वैम्पायर को भी नहीं। उनके पूरी बुरी बनाए हुए उन पर नजर रखना। मौका मिलते ही एक एक का सफाया कर देना। रुद्र के इतना कहते ही वह सारे के सारे वैम्पायर एक साथ हाँ कहते हैं और किसी की धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। पर विराट अभी भी खड़ा था। रुद्र जब विराट की ओर अपनी नजरें फेराता है तो विराट अपनी गाल साफ करते हुए कहता है, वैसे तो मैंने कुछ खास देखा नहीं था, पर जो देखा क्या वह सच में था माय लॉर्ड। विराट के इतना कहते ही आपने साफ साफ आसपास की जगह को पहले से सब कुछ और ज़्यादा ठंडा हो जाता है महसूस करता है, तो झट से अपने सर नीचे कर माफ़ी मांगने लगता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।